आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में। हिंदी में इसको यही बोला जाता है। ओके, अब ये ग्रेविटेशन जो वर्ड है ये दिया किसने है? न्यूटन ने। अब न्यूटन ने कैसे दिया है? न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ओके, तो वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उस टाइम प्लेग चल रहा था, प्लेग। तब उन्होंने कुछ टाइम की छुट्टी ली थी वहाँ से, और वो छुट्टियाँ बिता रहे थे तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ पर उनके ऊपर सेब गिरा। तो बाकी साइंटिस्ट भी इस चीज़ का पता करने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, पर आखिर में पता कौन लगा पाया? आइजक न्यूटन। ओके, तो सेब गिरने का रीज़न पता किया उन्होंने, और पता करने में ही उन्होंने क्या दे दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। ओके, तो अब उनका कहना क्या था कि दुनिया में हर चीज़ जो भी ऊपर जाएगी वो नीचे तो आएगी। ये तो उन्होंने पता लगा लिया क्योंकि सेब गिरने से। अब उन्होंने एक लॉ भी दे दिया, एक नियम भी दे दिया। लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में? नियम। तो उन्होंने एक नियम भी दे दिया, किसका? गुरुत्वाकर्षण का। उन्होंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज़ proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force is along the line joining the centers of the object. ओके, उन्होंने क्या बोला कि दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को एक फोर्स से खींच रही है। ओके, दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को एक फोर्स से खींच रही है। अब हम इसकी मदद से समझेंगे। ये लॉ दिया कब था उन्होंने? 1687 में दिया था। कब दिया था? 1687 में दिया था। ओके, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा? इन डायग्राम के द्वारा। ओके, अब देखो ये डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम है। अब इसका यूज़ करके हम समझेंगे इसको। देखो, अब एक ऑब्जेक्ट है, इसका ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। इसका मास द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान छोटा वाला m है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना सब्सटेंस भरा हुआ है, जितना मैटर भरा हुआ है, उसी से उसका मास पता लग जाएगा। तो वजन मान लो एक तरीके से। तो जितना भी ज़्यादा दो वस्तुओं का वजन होगा ना, उतना ही ज़्यादा इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाली है। ठीक है, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? जितना इन दोनों का वजन है। मतलब इन दोनों की वजन के को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणनफल कर दें, क्या कर दें? प्रोडक्ट कर दें, तो इन दोनों के जो मास है, इन दोनों के मास का जो प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों के मास का गुणनफल कर दें, जितना ज़्यादा इनका मास होगा उतनी ज़्यादा इनके बीच में फोर्स लगेगी। और कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, अगर दूरी 6 मीटर है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो फोर्स 36 के मल्टीपल में कम हो जाएगी। ओके, मतलब अगर 6 डिस्टेंस है तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी? 36 के मल्टीपल में कम हो जाएगी। ओके, तो फिर अब हम इसको देखेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान, और ये है यहाँ पर इन्वर्सली, सेम निशान है, सेम साइन यूज़ करा है हमने। डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख लिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने बचपन में, अब भी पढ़ रहे होगे शायद, S बराबर D/T, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसका मतलब क्या है? अगर हमें कहीं पे जल्दी जाना है, इसका मतलब चाल तेज़ करनी है। चाल तेज़ करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जल्दी जाना है, टाइम कम लगाना है। अगर हमें टाइम कम लगाना है तो हमें चाल क्या करनी पड़ेगी? स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी। अगर हम स्पीड तेज़ करेंगे तो हम ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर हमें टाइम कम लगाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और टाइम ज़्यादा लगा के कहीं जाना है तो स्पीड कम करके जाओ, तो हमारा डिस्टेंस अपने आप ही कम ट्रैवल होगा। ठीक है, तो आमने सामने जो भी दो चीज़ लिखी हैं, इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली, मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली, अगर ये बढ़ा तो ये घटा। एक चीज़ फिक्स कर दो यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब ये डायरेक्टली इन्वर्सली का मतलब बता दिया। जैसे यहाँ पे क्या था? फोर्स जो है, इन दोनों का जो मास है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मतलब जैसे इनका वजन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वैसे इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ जाएगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब
जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे इनके बीच में फोर्स घट जाएगी। और कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब हम इसको एक साथ लिख लेंगे। एक साथ कैसे लिख लेंगे देखो, अब अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया है, ये रहा, ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, प्रोडक्ट के, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के, यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बल बढ़ा, फोर्स का मतलब बल बढ़ा, बल मतलब खींचना या धकेलना, तो ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल, खींचने वाली, आकर्षित करने वाली। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी तो वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ रही है तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, फोर्स ज़्यादा रखनी है तो इनके बीच में दूरी क्या करनी पड़ेगी? कम। अगर ये कम तो ये ज़्यादा, मतलब अगर ये फोर्स डिक्रीज़ करनी है तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या कर दो? बढ़ा दो। और अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम हुआ, दूरी कम हुई, तो फोर्स अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे क्योंकि एक चीज़ क्या थी, एक ऊपर लिखा हुआ था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mm, और एक इन्वर्सली में लिखा हुआ था अपॉन में, तो इसे दोनों को एक साथ लिख लिया। अब हम ये साइन हटाएंगे ना, तो ये साइन हटाने के लिए क्यों हटाना है? क्योंकि हमें इक्वल का साइन चाहिए। अब फॉर्मूला बनाना है तो इक्वल का साइन होना चाहिए। ओके, तो हमें इक्वल का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू, जिसे कांस्टेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। एक ऐसी मान जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे संख्याएं होती है ना, ऐसी जी की वैल्यू चाहिए, एक फिक्स वैल्यू चाहिए। तो उन्होंने क्या ले लिया था? जी ले लिया था। उस टाइम उन्हें वैल्यू तो उन्होंने निकाली नहीं थी, वैल्यू निकाली थी 1798 में कैवेंडिस ने। ओके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी वैल्यू निकाली 6.7 इंटू 10 की पावर, इन्होंने कैवेंडिस ने निकाली थी लगभग 100 साल बाद, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये कैवेंडिस ने वैल्यू निकालती। ओके, तो ये जी की वैल्यू कैवेंडिस ने दी है, न्यूटन ने नहीं दी। इसको बोलते क्या है? कैपिटल जी को अभी बताया था, एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं जी को, क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक। इसकी वैल्यू याद रख लेना, ये वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ओके, तो अब ये हो गया। अब यही फोर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इस फोर्स से होता क्या है? तो वो उन्होंने बताया था वैसे कि ये फोर्स कहाँ यूज़ होती है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है कौन? मून। तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब ये जो चक्कर लगा रही है किस वजह से लगा रहा है? क्योंकि अर्थ इसे खींच रही है और मून इसे खींच रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच क्यों नहीं रहे? क्योंकि दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं ना। तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो ना कोई ऑब्जेक्ट उधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो सेम ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ग्रेविटेशनल की वजह से। कौन घूम रहा है? ये मून एक ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। ऐसे ये सन है, सन के चारों तरफ, सन है ये, सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। कितने प्लैनेट है? 8। अभी एक नोवा प्लैनेट था 2006 में, उसको हमने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया, प्लूटो। अब दोबारा डाल रहे हैं उसको, 2022 में दोबारा बातें हो रही हैं, प्लूटो को दोबारा क्या बना देंगे? प्लैनेट बना देंगे। ओके, 9 फिर दोबारा हो जाएंगे। तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, होने वाला है, शायद हो जाए। तो ये प्लैनेट ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, किसके चारों तरफ? ऐसे गोल गोल घूमते हैं, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ, ऐसे करके। तो ये घूमते हैं, इनके घूमने की वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ऐसे ही अर्थ पे पानी है 75% क्या? वाटर। तो अर्थ पे 75% वाटर है, तो जब मून इधर आता है, इधर मान लो वाटर है, वाटर वाला पार्ट है, तो अर्थ मून का जो ग्रेविटेशन है वो इसको पानी को ऊपर खींचता है, इधर से भी खींचेगा और अपोजिट साइड से भी पानी खींचेगा। तो पानी जब भी ऊपर की साइड आएगा समुद्रों में तो इसको क्या बोलते हैं? टाइड, ज्वार आ गया, ज्वार। ओके, क्या आ गया? ज्वार। और इस साइड से पानी नीचे आएगा, इधर क्या होगा? एब, भाटा। ओके, तो ये पानी ऊपर क्यों आता है? मून के ग्रेविटेशन की वजह से। और अगर मून यहाँ पे है और सन यहाँ पे है तो इन दोनों के ग्रेविटेशन की वजह से पानी और ज़्यादा ऊपर आएगा, तब टाइड कैसे आएंगे? हाई टाइड। तो टाइड क्यों आए? ग्रेविटेशन की वजह से। मून चक्कर लगा रहा है अर्थ के, किस वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं सन की चारों तरफ, ग्रेविटेशन की वजह से। हम पृथ्वी पे खड़े हो पाते हैं, क्यों हो पाते हैं? क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है, मतलब पृथ्वी ने हमें बांधे रखा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। अब ये इंपॉर्टेंस हो चुकी है। ओके, थैंक यू।
ये रही इम्पोर्टेंस, क्यों हमें ग्रेविटेशन ज़रूरी है अर्थ पे। तो ये सारी इम्पोर्टेंस लिखी हुई है, ये मैंने बता दिया अभी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।